हाय नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, माय नेम इज डॉक्टर आरुषि तुली और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेक्चर नंबर 3। क्या हाल चाल है सबके, मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे पहले तो। मैम बच्चों के सबके हालचाल ठीक है। अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। ये चैट क्यों नहीं चल रही है सर? चैट रिफ्रेश करना, चल नहीं रही है। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को खत्म कर देंगे चैप्टर को और मैं आप लोगों के लिए CUET के पास्ट 4 इयर्स के PYQ के क्वेश्चन लाई हूं जो इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास में इस चैप्टर को खत्म करते ही हम उन PYQs को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या सब तैयार हैं? मुझे बस फटाफट से एक चीज बता देंगे। सॉन्ग गाऊं? सॉन्ग मैं क्लास के लास्ट में गा दूंगी बस। ठीक है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या सबने DPP शीट सॉल्व करी है? क्या सब लोगों ने कल की DPP शीट सॉल्व करी है? चलो फटाफट से बताएंगे। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यस, गुड 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 बेटा। DPP शीट सॉल्व करते रहोगे तो CUET में सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी मेहनत अपने हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। ये है बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल, आप लोग इसको स्कैन करके आरुषि तुली बायोलॉजी बाय आरुषि तुली चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आज क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो गया है, मैं अराउंड 300-400 क्वेश्चन की सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की एक PDF अपलोड कर दूंगी ताकि आप उस क्वेश्चन की PDF को जमकर सॉल्व कर सकें। उस PDF के अंदर CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQs हैं, कुछ टीम के द्वारा बनाए गए MCQ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो DPP शीट अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो उसके अलावा आपको कोई बुक, कोई MCQ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही प्रोवाइड करूंगी और वो आपकी कोई भी बैच की ऑफरिंग का पार्ट नहीं है कि बैच आपने लिया है तो वो आपको मिल रहा है। इट्स जस्ट अ पर्सनल ऑफरिंग बाय आरुषि मैम, क्योंकि मैं पर्सनली प्रेफर करती हूं कि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक ही महीना बचा है तो हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। दैट इज वाई मैं पर्सनली वो शीट प्रोवाइड कर रही हूं मेरी तरफ से। ठीक है, तो वो आप लोगों की इच्छा है उसे सॉल्व करना, नहीं करना, चीजें करना। बुक बेटा मैंने कल ही बता दी थी छवि बेटा कि आप लोगों को CUET करके अपनी एक बुक चलती है, ग्रीन कलर की वो बुक है, PW स्टोर पे आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी आज की क्लास में है ना, मैम मेरे टेलीग्राम नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है। श्रवनी बेटा आई एम सो सॉरी बट मेरे पास एक टेलीग्राम ही एक जरिया है जिसके थ्रू मैं आपको भेज सकती हूँ वो PDF। बाकी आई कांट हेल्प इट इन दैट वे। ठीक है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, PDF ऑफ क्वेश्चंस मैं इधर भेजूंगी। ठीक है, बाकी आज की क्लास में हम PYQs तो सॉल्व करेंगे ही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दैट इज जर्नी ऑफ अ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना। मैम आपके नोट्स आर रियली इफेक्टिव, थैंक यू सो मच अवंतिका, आई होप इट रियली हेल्प्स यू इन योर CUET एग्जाम। ठीक है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि जब एक स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है तो क्या होता है। ठीक है, अब स्पर्म जी जो है वो पहुंच चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो हमें यह चीज पता है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक डिस्चार्ज में रिलीज होते हैं। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 200 और 300 स्पर्म्स ही मोटिलिटी शो करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजिंग इवेंट्स क्या होते हैं जिसमें कैपेसिटेशन, एग्लूटिनेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म बाइंडिंग और सिनगैमी होता है। ठीक है, ये 5 स्टेप को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जब एक स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है तो क्या क्या होता है। मैम योर क्वेश्चंस आर इनफ,
यस इर्तिका, द क्वेश्चंस आर इनफ जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं। मैं आपको डीपीपी में भी क्वेश्चंस दे रही हूं, मैं आप लोगों को क्लास में भी क्वेश्चंस करा रही हूं, और एक साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम पे, वो भी आप कर लेते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कैपेसिटेशन। अब सीधी सी बात है, कोई भी रेस जीतने के लिए तेज भागना जरूरी है। तो यार अगर स्पर्म तेज नहीं भागेगा तो दूसरे स्पर्म्स जीत जाएंगे। तो हम यहां पे देख सकते हैं, ये है एक स्पर्म जिसके सर पे लगे हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या लगे हुए हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इन ये ग्लाइकोप्रोटीन्स को हटाएगा तभी बेटा ये विप्लैश फास्ट मूवमेंट कर पाएगा। तो जैसे ही ये ग्लाइकोप्रोटीन्स इसके सर के ऊपर से हटते हैं, ये इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है स्पर्म का एक्टिवेट होना जरूरी है, राइट। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को कहते हैं कैपेसिटेशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है? अब सेकेंड स्टेप होता है एक्रोसोमल एग्लूटिनेशन और केमिकल रिएक्शन। अब मान लीजिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अब स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि अंडा किस साइड पे है? ये रहा स्पर्म। अब स्पर्म को तो नहीं पता कि उसको राइट जाना है कि उसको लेफ्ट जाना है। स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि किस साइड का अंडा अभी एक्टिवेटेड है? उसको राइट में जाना है कि उसको लेफ्ट में जाना है? ये चीज स्पर्म को नहीं पता। तो ये पता कैसे चलती है? क्योंकि बेटा स्पर्म के ऊपर और अंडे के ऊपर लगे होते हैं केमिकल रिसेप्टर्स। केमिकल रिसेप्टर्स जिसकी वजह से स्पर्म को पता चलता है कि उसे लेफ्ट लेना है कि उसे राइट टर्न लेना है। क्लियर है? हाँ जी नंदिनी बेटा क्या हो गया? पढ़ाई कर लो ना। अब बेटा पूरी क्लास में या तो मैं तुम लोगों से बात कर सकती हूं या हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम एक ही चीज कर सकते हैं, है ना। अब मैं तुम्हें बुक के रिगार्डिंग 2 बार बता चुकी हूं, अब मैं बेटा 10 बार तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैम मेरे पास यकीन बैच की डोमेन की बुक है, यस इट इज सफिशिएंट। देखो मैं एक फाइनल और लास्ट बार क्लियर कर रही हूं, इसके बाद मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी इस बैच के अंदर। मैं क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस करा रही हूं, क्लास के हर चैप्टर के एंड में मैं सीयूईटी के पीवाईक्यूज कराऊंगी लास्ट 4 इयर्स के। उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा अगर आप किसी नीट बैच से बिलोंग करते हैं, आपके पास उसका मॉड्यूल है, इट इज सफिशिएंट। आपके पास एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, अरिहंत है, ओसवाल है, पीडब्ल्यू की सीयूईटी की बुक है, इट इज सफिशिएंट। ठीक है, डन है। चलो ठीक है। स्पर्म एंड ओवा हैज केमिकल रिसेप्टर्स जिसकी वजह से स्पर्म ओवा तक रीच कर पाता है। तो ये होता है सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट, अब आप देखो, जब स्पर्म बेटा सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचता है तो उसको समझ आता है यहां तो बॉडीगार्ड्स हैं, बॉडीगार्ड से लड़ना पड़ेगा। कौन है बॉडीगार्ड्स? तो भाई ये रहा आपका सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के आसपास होती है जोना पेलुसिडा और जोना पेलुसिडा के आसपास होती है कोरोना रेडिएटा की लेयर। इस कोरोना रेडिएटा की लेयर के बीच में होते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड के बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है? सेकेंडरी oocyte है, ये क्या है? दैट इज जोना पेलुसिडा है। और बेटा ये बीच में जो स्पेस होती है सिप्री पेरीवेटेलाइन स्पेस कहते हैं। साथ में बेटा दिस इज कोरोना रेडिएटा एंड दीज आर हाइल्यूरोनिक एसिड बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब जब स्पर्म इधर आएगा, तो जब बेटा स्पर्म इसके पास आएगा तो स्पर्म बेचारा घबरा जाएगा। स्पर्म को लगेगा मैं क्या करूं, मुझे तो अपनी दुल्हनिया के पास पहुंचना है, पर स्पर्म को लड़ाई करनी पड़ेगी कोरोना रेडिएटा से।
हाइलुरोनिक एसिड से और जोना पेलुसिडा से। तो अब स्पर्म की असली लड़ाई है जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा और हाइलुरोनिक एसिड बॉन्ड से। इन तीनों को अगर स्पर्म तोड़ेगा तभी वो अपनी दुल्हनिया के पास पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो यार अब स्पर्म के सर में होता है एक्रोसोम, हमें पता है, जिसके अंदर होते हैं खूब सारे एंजाइम्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं जो इन लेयर्स को तोड़ने में मदद करेंगे। कौन से 3 एंजाइम्स होंगे बेटा? उन 3 एंजाइम्स का नाम है कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज, जोना पेलुसिडा लाइसिन। कोरोना पेनिट्रेटिंग जो आपके लिए एंजाइम है ये कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है, हाइल्यूरोनिडेज हाइल्यूरोनिक एसिड बॉन्ड को तोड़ता है, जोना लाइसिन जोना पेलुसिडा को तोड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें तोड़ने के बाद, वेरी गुड प्राची, स्पर्मेटोलाइसिन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तोड़ने के बाद ही स्पर्म अपनी दुल्हनिया के पास पहुंच पाता है। क्लियर है? किसके पास पहुंच पाता है? ये 3 एंजाइम्स से बाद स्पर्म लाइसिन। Sperm acrosomal head has different enzymes which helps in breaking ovum different layer. ये 3 enzymes ये रहे और यहां पे ये इन 3 लेयर्स को तोड़ेगा और उसके बाद ये अपनी सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte से मिलेगा तो बेटा क्या बनता है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो क्या बनता है, मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। हमने oogenesis में पढ़ा था, जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो क्या बनता है, 2 चीजें बनती हैं। 2 चीजें बनती हैं। भाई प्रिंस कहां जा रहे हो? बाय मैम, क्लास में पढ़ना नहीं है क्या? ठीक है, आ जाओ। तो बेटा बनते हैं सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। इसे कहते हैं मियोसिस 2 कंप्लीट होना। ठीक है, तो क्या होता है, स्पर्म बाइंडिंग विद सेकेंडरी oocyte, जब ये दोनों मिलकर सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बना देते हैं। वेरी गुड एवरीवन, बहुत लोगों ने जवाब दिया है क्लास में, वेरी गुड वेरी गुड। और अगर किसी को ये स्टेप समझ नहीं आया तो बेटा इसका मतलब है आप oogenesis नहीं करके आए। फिर क्या होता है, सीधी बात है, अब बन जाएगा जाइगोट। अब क्या बन जाएगा, जाइगोट। ठीक है, सिनगैमी मतलब जाइगोट बन गया। अब यहां पर एक टॉपिक आता है जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी, जिसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है? पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है, हर चीज में एक ही इंसान विनर हो सकता है, चाहे वो रेस हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 10th बोर्ड हो, क्लास 12th बोर्ड हो, आपकी कोई क्लास हो, कोई रेस हो, कोई मैराथन हो, हर जगह बेटा कोई एक ही बंदा विनर हो सकता है। यहां पर भी ऐसा ही होता है। अब इतने सारे स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही स्पर्म होगा जो सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करेगा। पर ऐसा क्या होता है कि एक ही स्पर्म ये कर पाता है? पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जाता है? हमें इस कंडीशन को प्रिवेंट करना है। हमें ये कंडीशन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, हमें रोकना है पॉलीस्पर्मी को। तो भाई इसके लिए बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, मैं सिखाती हूं। ठीक है, तो मान लीजिए ये स्पर्म जो है इधर आया, यहां पे चार्ज था, अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था, ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थी। तो जैसे ही एक स्पर्म आके टच करता है इस मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन बेटा डीपोलराइज्ड हो जाती है।
डीपोलराइज हो जाती है, मतलब अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं फास्ट ब्लॉक मेथड। जब मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन हो गया ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर एंटर ना कर पाए, पर यह कोई पक्का तरीका नहीं है कि कोई और स्पर्म अंदर ना आए। तो अब क्या होता है, तीसरा मेथड होता है जिसे कहते हैं स्लो ब्लॉक मेथड। दूसरा मेथड स्लो ब्लॉक मेथड में क्या होता है, स्पर्म के आने की वजह से अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करते हैं। ये कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से बाइंड करती है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से बाइंड करती है। यहां पे बेटा बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये जो कैल्शियम रिलीज करते हैं, ये कैल्शियम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से बाइंड करती है। ये जो कैल्शियम निकलेगी ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से बाइंड करेगी, और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, ये जोना पेलुसिडा की लेयर को हार्ड बनाते हैं, हार्डन्स जोना पेलुसिडा, ताकि भाई कोई और स्पर्म अंदर ना आ पाए। समझे, ताकि कोई और स्पर्म अंदर ना आ पाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक मेथड। क्लियर है? एक बार रिपीट करती हूं। सो मान लीजिए स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte के पास आया, इसकी मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन चेंज हो गया, इसे कहते हैं फास्ट ब्लॉक मेथड। पर जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करे जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स से बाइंड करेगी, तो जोना पेलुसिडा की लेयर हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई और स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा। क्लियर है? फटाफट से मुझे बताएंगे सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। बेटा ट्विंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने भी नहीं है। फटाफट बताएंगे क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स। बेटा देखो, जो भी टॉपिक तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जैसे सेरोगेसी, ट्विंस, ठीक है, ये सब हम नहीं पढ़ रहे जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। वेरी गुड। फिर भाई आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसे कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है बेटा, आपका जो जाइगोट होता है, जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड करता है ब्लास्टोसिस्ट बनाने के लिए। तो यहां लिखा है जो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनकी जिंदगी एक सिंगल सेल जाइगोट से शुरू होती है। यह आपके भाई सीयूईटी में पूछा गया पीवाईक्यू है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिससे एक ह्यूमन की जिंदगी शुरू होती है वो कौन है, वो जाइगोट है। ये सीयूईटी का पीवाईक्यू रहा है। ठीक है, तो क्लीवेज बेटा जाइगोट के डिवीजन से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, ये है आपका जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड होगा इनटू 2 सेल, 2 सेल से ये डिवाइड होगा इनटू 4 सेल, देन इनटू 8 सेल, और बेटा इसके जो ये सेपरेट ये हैं, दीज आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। ये जो इसकी सेपरेशन हो रही है, दीज आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। ये सब जो सेपरेट कॉलम्स बन रहे हैं इन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इस 8 सेल्ड स्टेज को स्पेशली कहा जाता है अर्ली मॉर्यूला, क्योंकि बेटा मलबेरी करके एक फ्रूट होता है जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, उसी के नाम पे मॉर्यूला नाम दिया गया था इस 8 सेल्ड स्टेज को। फिर ये डिवाइड होता है 16 सेल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
ठीक है। 16 सेल्ड स्टेज को कहते हैं लेट मॉर्यूला, इसे कहते हैं लेट मॉर्यूला। फिर बेटा ये डिवाइड होता जाता है और ये फॉर्म करता है एक स्टेज जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसमें एक लेयर जो बाहर की होती है इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसकी लेबलिंग के ऊपर भी सीयूईटी में क्वेश्चन आ चुका है। इनर सेल मास, और इस खाली जगह को कहते हैं ब्लास्टोसील, खाली जगह को ब्लास्टोसील। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसी स्टेज में बेटा इम्प्लांटेशन होता है। अब मैं आपको दिखाऊं इम्प्लांटेशन कैसे होता है, तो यहां ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये रहा आपका जाइगोट, ठीक है, एम्प्यूला में हो चुका है। अब ये जाइगोट बेटा डिवाइड हो रहा है इनटू 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे कर करके भाई ये बना लिया ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट आके चिपक गया इधर एंडोमेट्रियम की लेयर से। इस तरीके से बेटा होता है ये क्लीवेज। यहां पर इस एम्प्यूला वाले रीजन में जाइगोट के बनने के बाद ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है और ये बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। और इसी स्टेज में क्या होता है, इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस की लेयर से चिपक जाता है। क्लियर है? यस बेटा, जो इनर सेल मास होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूं। अभी बेटा मैं बताने ही वाली थी, आप लोगों ने खुद ही लिख दिया, तो यहां मैं बता देती हूं। मॉर्यूला क्या होता है, इसको मॉर्यूला इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मलबेरी फ्रूट जैसा दिखता है। 8 सेल स्टेज को कहते हैं अर्ली मॉर्यूला, 16 सेल स्टेज को कहते हैं लेट मॉर्यूला। ये इस पर क्वेश्चन आ चुका है आपके PYQ CUET के अंदर कि कौन से स्टेज में जो होता है इम्प्लांटेशन होता है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। ट्रोफोब्लास्ट का काम होता है एंडोमेट्रियम की लेयर से चिपकना, और इनर सेल का काम होता है एम्ब्रियो बनाना। और यस, आप में से किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था कि इनर सेल मास के सेल स्टेम सेल्स होते हैं। हां जी बिल्कुल, तभी उससे एम्ब्रियो बनता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ये डायग्राम है आपके एनसीईआरटी का। इस डायग्राम के ऊपर बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है पर पूछा जा सकता है। वो पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ ये क्या है, दिस इज मॉर्यूला। वो आपसे पूछ सकते हैं बताओ ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। वो आपसे पूछ सकते हैं ये क्या है, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी सीयूईटी में पूछा जा सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिर आता है बेटा इम्प्लांटेशन, कि किस तरीके से आपकी इस एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर, दिस इज एंडोमेट्रियम, इस लेयर में ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है। तो आप ये मान लीजिए दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। इसकी ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम से चिपक चुकी है, अंदर है इनर सेल मास। तो ब्लास्टोसिस्ट बेटा सबसे पहले इसकी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर एंडोमेट्रियम से चिपकती है। चिपकने के बाद ये और ज्यादा इम्प्लांटेशन करता है, मतलब ये बेटा अंदर घुस जाता है इस लेयर के इस तरीके से। तो यहां पे जो ट्रोफोब्लास्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिन। ठीक है, क्या कहते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनटायोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और इनर सेल मास भी 2 टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। एक साइड बन जाता है एमनियोटिक सैक, खाली जगह।
एक साइड बन जाता है yolk sac। और बेटा इसी एमनियोटिक सैक के अंदर आप बने हैं, हम जैसा हर बच्चा इस एमनियोटिक सैक के अंदर बना है। ठीक है, समझे? इसी एमनियोटिक सैक के अंदर हम सब बने हैं। वेरी गुड। किसने नाम लिखा था? प्रियांशी राय। वेरी गुड मेरी जान, क्या बात है यार, कितने सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा है। इसी तरीके से बेटा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम और यूट्रस के अंदर ऐसे घुस जाता है और फिर बेटा असली में बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। ठीक है मैम, इज नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट व्हेन वी हैव इट? नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ यू हैव नोट्स ऑलरेडी। ठीक है, यस, स्टेम सेल्स हैव टोटीपोटेंसी। स्टेम सेल्स बेटा श्रेयांश वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सकते हैं, उसका कोई ऑर्गन भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम यहां पे देख सकते हैं ट्रोफोब्लास्ट क्या है, एक आउटर लेयर है जिसमें ब्लास्टोमियर्स है और ये एंडोमेट्रियम से अटैच होती है। इनर सेल मास बेटा आगे जाके 3 जर्म लेयर्स बनाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, नैतिक बेटा टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कुछ अमाउंट ऑफ सेल्स से एक नया ऑर्गन बन जाना। दिस इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी, जो पावर होती है स्टेम सेल्स के पास। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताती हूं। अब बेटा डायबिटीज के पेशेंट में यूजुअली पैनक्रियास के कुछ जो होते हैं हार्मोन्स काम नहीं करते हैं या कुछ सेल्स काम नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर पैनक्रियास को रीजनरेट करना शुरू हो चुका है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। बट ये स्टेम सेल्स सिर्फ हमारी अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से चिपकता है, उसके अंदर घुसता जाता है और इम्बेड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। क्लियर? आ जाइए क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द कॉलम है। आ जाइए। एम्ब्रियो जिसमें 8 to 18 सेल्ड ब्लास्टोमियर स्टेज को क्या कहते हैं? 8 to 16 सेल्ड को हम कहते हैं मॉर्यूला। मॉर्यूला किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है आगे जाके? मॉर्यूला ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अटैचमेंट टू एंडोमेट्रियम कौन करता है? ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोसिस्ट जब एम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ए का होगा 4th ऑप्शन, बी का होगा 1st ऑप्शन, विच मेक्स 4th ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। नव्या, लुभन, शिवानी, अनन्या, प्रज्ञा, देवमणि, नेहा, सृजत, श्रद्धा, हरिश्मृत। क्या बात है। तो यार हमने देखा कि किस तरीके से जो सेल्स हैं बॉडी के वो डिवाइड करते हैं और एक फीमेल प्रेग्नेंट कहलाने लगती है। आपको पता है जब इम्प्लांटेशन होता है तभी हम कहते हैं एक फीमेल प्रेग्नेंट है। आप नॉर्मली देखोगे जब एक फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट करे तो वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आती। प्रेगनेंसी पॉजिटिव वो तभी आती है जब इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। ठीक है, कोई क्या पूछ रहा है? मैम हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट मींस। दीपाली होता क्या है, जो आपके इनर सेल मास है वो 2 टाइप के सेल में डिवाइड होते हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। क्लियर? चलिए, तो अब आता है गैस्ट्रियोलेशन। गैस्ट्रियोलेशन का मतलब क्या होता है? अब बेटा इम्प्लांटेशन होने के बाद बच्चा बनना शुरू होगा, पर बच्चा बनना शुरू होने से पहले बॉडी में इनर सेल मास 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म इज आउटर लेयर, मीजोडर्म इज मिडल लेयर, एंडोडर्म इज इनर लेयर। ठीक है, ये तीनों लेयर ही मिलकर बेटा आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स और टिश्यूज डेवलप करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गैस्टेशन की। गैस्टेशन क्या होता है? अब बेटा वो बच्चे में बदलेगा। एक फीमेल ह्यूमन का जो बेटा वह समय होता है वो होता है 9 महीने। आप सब लोग यहाँ पे जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, आप अपनी मम्मी के वूम्ब के अंदर 9 महीने रहकर आए हो। ठीक है,
तो 9 महीने का पीरियड होता है हम लोगों का। पहले 3 महीने को कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ को कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ को कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ मंथ को कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई बताओ डॉग्स एंड कैट्स कितने महीने तक प्रेग्नेंट रहते हैं? 50 to 65 डेज। एलिफेंट बेटा 18 to 22 मंथ्स तक प्रेग्नेंट रहते हैं, फिर वो बच्चा देते हैं। ठीक है, अब कोई पूछ रहा है मैम ये जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का क्या फंक्शन होता है? आप लोग बेटा क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ के आते हो विच इज कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी की कितनी सारी ग्लैंड्स हैं, कोई एक्टोडर्मल ओरिजिन की है, कोई मीजोडर्मल ओरिजिन की है। हमारा हार्ट मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है, मतलब वो मीजोडर्म से बना है। ठीक है, डन है, यस। तो आ जाइए हम जानते हैं कि कौन से महीने में बच्चे का कौन सा हिस्सा डेवलप होता है। तो अब मैं आपको बताती हूं, ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने और 1 महीने में होते हैं 4 हफ्ते। तो हम बात कर रहे हैं भाई पहला महीना मतलब 4 हफ्ते। तो भाई जब पहला महीना कंप्लीट होता है तो बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। मतलब अगर डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाएगा तो बच्चे की दिल की धड़कन उसे सुनाई देगी अपने कान में, क्योंकि पहले महीने तक बच्चे का दिल और हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। जब दूसरा महीना आता है मतलब 8 हफ्ते हो गए, बच्चे की लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं। लिम्स क्या होती हैं भाई? आपकी 4 लिम्स होती हैं, आपके हाथ और पांव। डिजिट्स होती हैं आपकी उंगलियां, फिंगर्स। तो हाथ, पांव और उंगलियां डेवलप हो जाते हैं बेटा दूसरे महीने ऑफ प्रेगनेंसी में। तीसरे महीने मतलब 12 हफ्ते में उसके मेजर ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप हो जाता है। मतलब बॉडी के मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स जैसे पेट, इंटेस्टाइन, बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सब डेवलप हो जाता है। फिर भाई एनसीईआरटी में सीधा चौथा महीना नहीं 5वां महीना दे रखा है। 5वें महीने में भाई हमें बच्चे का सबसे पहला मूवमेंट नजर आता है और उसकी खोपड़ी के ऊपर बाल नजर आते हैं, हेयर ऑन दी हेड। खोपड़ी के ऊपर बाल और बेटा पहला मूवमेंट नजर आता है बच्चे का। ठीक है, छठे महीने मतलब 24 हफ्ते के अंदर बच्चे की पूरी बॉडी पे बाल आ जाते हैं, आईलिड्स आ जाती हैं और आई लैशेस आ जाती हैं। मतलब आपकी आईलिड्स, ये इनके ऊपर जो आई लैशेस हैं ये सब आ जाती हैं। ठीक है, 9th मंथ में बच्चा फुली डेवलप्ड हो जाता है। अब हाँ, कोई लोग लिख रहे थे मैम कई बार 10 महीने लग जाते हैं, कई बार 8 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। यस, वेरी रेयर ऑफ केसेस, बट कई बार बच्चा जल्दी भी डेवलप हो जाता है या लेट भी डेवलप होता है। तो 8 और 10 महीने भी हो जाती है कंडीशन, बट नॉर्मली हम 9 महीने लेके चलते हैं। क्लियर है? डन है? डन है? क्रिस्टल क्लियर? अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 5th मंथ में क्या हुआ? फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ? हार्ट साउंड सुनाई दी। लिम्स और डिजिट्स कौन से महीने में थे? दूसरे महीने में। इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है? एक अटूट कनेक्शन होता है एक मां और एक बच्चे के बीच का। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड दी फीटस। एक मदर और एक फीटस के बीच का एक अटूट कनेक्शन है। ठीक है, अब ये कनेक्शन कैसा होता है मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूं। मान लीजिए ये बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना, नन्ना मुन्ना रही हूं देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग। ठीक है, ये फीमेल की एंडोमेट्रियम की लेयर है। दिस इज मदर एंडोमेट्रियम एक्सटेंशन। दिस इज द बेबी। बेटा बेबी क्या यहां से ज्वाइन होती है अम्बेलिकल कॉर्ड। दिस इज कॉल्ड एज द अम्बेलिकल कॉर्ड, जिसमें बेटा सिर्फ बच्चे का खून होता है। अम्बेलिकल कॉर्ड बेटा बच्चे के शरीर का हिस्सा है,
वो एक मदर की बॉडी का पार्ट नहीं है, वो बच्चे की बॉडी का हिस्सा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इस कॉर्ड के अंदर मात्र और मात्र बच्चे का ही खून होता है, यहां से डेवलप होती है प्लेसेंटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में आगे जो ये आप एक्सटेंशन देख रहे हो, इन एक्सटेंशन को कहा जाता है कोरियोनिक विलाय। ठीक है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बच्चे में ऑक्सीजन आती है, एंटीबॉडीज आती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन आता है और बच्चे से एक्सक्रीट, ठीक है, एक्सक्रीशन यहीं से होता है। तो प्लेसेंटा एक जरिया है जहां से मदर बच्चे को न्यूट्रिशन देती है और बच्चा अपनी बॉडी का कचरा बाहर निकालता है। ठीक है, दिस इज हाउ प्लेसेंटा वर्क्स। तो प्लेसेंटा एक बच्चे और एक मां के बीच का एक अटूट कनेक्शन है। ठीक है, हम लोग ये बहुत प्यार से ये चीज कह सकते हैं, जैसे आप देखोगे, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर टू फीटस एंड इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। बेटा प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी एंटीबॉडी बच्चे के अंदर जाती है, प्लस एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम मदर, फ्रॉम फीटस टू मदर। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, प्लेसेंटा एक अटूट कनेक्शन है जिसकी वजह से कुछ न्यूट्रिशन बच्चे में जाते हैं और बच्चे की बॉडी का वेस्ट मदर के थ्रू बाहर निकलता है। क्लियर? डन है? फटाफट से मुझे बताएंगे, क्रिस्टल क्लियर है क्या? इज इट क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है क्या? एंटीबॉडी है बच्चा, पंकज एंटीबॉडी है वो, ऑब्वियसली इम्यूनिटी देगी उसको। फिर हम बात करते हैं प्लेसेंटल हॉर्मोन्स की। जब बेटा एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें से ये जो 3 हॉर्मोन्स हैं, ये और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ये आपको बॉडी में कभी नहीं दिखेंगे सिवाय प्रेगनेंसी के समय पे। HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो LH जैसा काम करता है। HPL होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो दूध बनाने में मदद करता है। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी के समय होते हैं, बट नॉर्मली भी हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जब एक फीमेल बच्चे को डिलीवर करती है, उस समय फीमेल की लेग्स को वाइडन होना पड़ता है, प्यूबिक एरिया खुलता है ताकि बच्चे की डिलीवरी इजीली हो सके। तो उसके लिए रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन को वाइडन करता है। क्लियर? ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर सिक्रीटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पर प्रेगनेंसी के समय और भी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। प्लेसेंटा बेटा एक एंडोक्राइन टिश्यू है और फिंगर लाइक एक्सटेंशन को कहते हैं कोरियोनिक विलाय। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके MCQ क्वेश्चन हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रीटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। पर अगर कोई पूछे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब। पर अगर कोई स्पेसिफिकली पूछ ले कौन से 3, वो ये 3 है। अब आता है पार्चुरेशन। समय आ चुका है बच्चे का बॉडी से बाहर निकलने का। जब बेटा बच्चा बॉडी से बाहर निकलना चाहता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, एक मां को लगता है अब मेरा बच्चा तैयार है दुनिया में आने के लिए, तो एक मां का शरीर बेटा एक मां को सिग्नल देता है कि अब डिलीवरी का समय आ चुका है और पूरी बॉडी में सिग्नल जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। जब डिलीवरी ऑफ द फीटस होने वाली होती है, अब डिलीवरी का सिग्नल 2 जगह से आता है, एक तो फुली डेवलप्ड फीटस से और दूसरा प्लेसेंटा से। ये 2 जगह से बॉडी के अंदर सिग्नल आता है कि अब बच्चा बाहर निकलने के लिए रेडी है। ठीक है,
फिर क्या होता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होने शुरू होते हैं, जिसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है ताकि बच्चा बाहर की तरफ पुश आउट हो जाए, और जैसे ही बच्चा बाहर की तरफ निकलता है, ये बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बच्चा इजीली बाहर आ सके, और फिर बेटा बच्चा बाहर आ जाता है। बच्चे के थोड़ी देर बाद प्लासेंटा भी फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कई फीमेल्स के अंदर बेटा ये रिफ्लेक्स स्टार्ट ही नहीं होता है, तो आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि उनके अंदर से बच्चा बाहर आ सके। क्लियर? कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरी डिलीवरी तो जल्दी कर दो, अब मेरे से दर्द नहीं झेला जा रहा, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा दो, तो भी उन्हें आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें आपका न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके काम कर रहे हैं। आपका दिमाग और आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स मिलके एक बच्चे को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। वेरी गुड। पिटोसिन होता है बेटा वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है पार्चुरेशन के सिग्नल कहां से आते हैं? फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज लैक्टेशन। जैसे ही बेटा बच्चा बाहर निकल जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, क्यों भाई? दूध पिलाओ उसको, बच्चा दूध पिएगा, विच इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के लिए दूध बेटा एक मां मैमरी ग्लैंड से पिलाती है। दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फीमेल मैमरी ग्लैंड के थ्रू बच्चे को दूध पिलाती है। इनिशियल कुछ दिन के दूध को कहा जाता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस्ड इन इनिशियल फ्यू डेज इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। कुछ दिन, 2-3 दिन पहले का दूध को कहता है कोलोस्ट्रम, क्योंकि बेटा उसमें होती हैं IgA एंटीबॉडीज। और कहा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग is initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby। अगर हम चाहते हैं एक बच्चा बहुत हेल्दी बने तो उसको बेटा इनिशियल कुछ दिनों का दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम यहां पे देख सकते हैं दूध का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपने देखा था ये मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। हमें पता है मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर में थे मैमरी लोब्यूल्स, और इन मैमरी लोब्यूल्स में थे एल्वियोलाई। तो इन्हीं एल्वियोलाई को जूम करके मैं आपको दिखा रही हूं। तो यार ये एल्वियोलाई कुछ ऐसे होते हैं, इनके अंदर होता है एल्वियोलर एपिथेलियम। क्या होता है? इनमें होता है एल्वियोलर एपिथेलियम और होता है मायो एपिथेलियल सेल्स। तो क्या होता है यहां पे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहता है कि भाई तुम मिल्क बनाओ, मिल्क सिंथेसिस करो, दूध बनाओ। कौन सा हार्मोन दूध बनवाता है? प्रोलैक्टिन। और इस दूध को मिल्क इजेक्शन, कि दूध बाहर निकले जब बच्चा दूध पीना चाहे, वो काम कराता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का काम है दूध को बाहर निकालना। तो यहां पे बेटा जितना भी दूध बनेगा, इस दूध को बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन का है, इस दूध को बनाने का काम प्रोलैक्टिन का है। ठीक है, प्रोलैक्टिन का काम होता है दूध बनाना, ऑक्सीटोसिन का काम होता है उस दूध को बाहर इजेक्ट करवाना, ताकि बच्चा बेटा इस दूध को सक आउट कर सके। क्लियर? डन है? फटाफट से बताएंगे क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। चैप्टर होता है खत्म। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है। डायग्राम ऐसा कहता है कि यहां पर इन्होंने अम्बेलिकल कॉर्ड की लेबलिंग करी है। बहुत बच्चे इसकी लेबलिंग में लिखाते हैं प्लेसेंटा, जो कि गलत होता है। याद रखना बेटा ये बच्चे से जुड़ी हुई चीज अम्बेलिकल कॉर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा योग सैक है ऑफकोर्स जिसमें बच्चा प्रेजेंट है, दिस इज एमनियोटिक सैक।
क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन फीटस बाय द एंड ऑफ। भाई हमें पता है लिम्स एंड डिजिट्स सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं। सेकेंड मंथ मतलब कितने हफ्ते हो गए? 8 हफ्ते। 8 हफ्ते मतलब कितने दिन हो गए? 60 दिन, 60 डेज, है ना। 2 महीने मतलब कितने दिन होता है? 60 डेज। 2 महीने में 60 दिन होते हैं। इतनी कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो, विच क्लियरली मेक्स आंसर 4 एज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए बेटा आपको 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं और 1 महीने में कितने दिन होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग्स विच मंथ फीटल मूवमेंट। भाई बच्चा किक मारना शुरू करता है और उसकी खोपड़ी पे बाल आने शुरू होते हैं, ये चीज कौन से महीने में हम देख पाते हैं? 5th मंथ, 2nd ट्राइमेस्टर, 1st ट्राइमेस्टर या 4th मंथ? बेटा बच्चे का मूवमेंट हम 5वें महीने में देख पाते हैं, जब बच्चा मतलब मूव करने लगता है और उसके सर पे बाल आने लगते हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज हॉर्मोन्स इन वुमेन आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन से हॉर्मोन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय सिक्रीट होते हैं? फटाफट से आंसर बताएंगे। दैट इज HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन सिर्फ स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट होते हैं। क्या बात है सरताज, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन कहां से आते हैं? प्लेसेंटा से और फुली डेवलप्ड फीटस से, ऑक्सीटोसिन से, प्लेसेंटा से, फुली डेवलप्ड फीटस से? किससे आते हैं सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन? मैम मदर को कैसा लगता है जब सिग्नल आते हैं? बेटा मदर को बहुत पेन होता है। मतलब आप ये मानो जब आप लोग थोड़ा बहुत भी किसी मसल पेन होता है आपको कितना दर्द होता है, तो उस टाइम सोचो आपकी मसल सारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है बहुत हाई लेवल पे, तो द पेन का लेवल जो आप इमेजिन कर सकते हो वो पीक पे होता है। ठीक है, बोथ प्लेसेंटा एंड फीटस से बेटा सिग्नल्स आते हैं। वेरी गुड। चलिए अब हम करेंगे PYQs CUET के। ठीक है, CUET के PYQs करने वाले हैं अब हम, जो भी इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। तो क्या सब तैयार है? बोलो रेडी है मैम, बोलो रेडी है मैम। पिछले 4 साल में, क्योंकि CUET बेटा 2021 के अराउंड शुरू मतलब घोषित हो गया था, 2022 में पहला पेपर शुरू हो गया था इसका, 2022, 23, 24 एंड 25 पिछले 4 साल से जो CUET का पेपर हो रहा है उसके सारे क्वेश्चंस में लेके आई हूं जो इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। तो एक बार अच्छे से उन क्वेश्चंस को करते हैं, अपनी नॉलेज टेस्ट करना कि अगर ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते तो क्या तुम कर पाते। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, सेलेक्ट द हॉर्मोन्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, रिलैक्सिन, कौन से हॉर्मोन्स हैं बताइए। बेटा ये आपकी नॉलेज का टेस्ट है क्योंकि ये सारे CUET के PYQ हैं। Which makes B, D and E as the correct answer. क्या बात है सरताज, श्रियांश, शताक्षी, यश, नील, मीठी, नव्या, हर्षमत, त्रिभुवन, अद्रिका, वेरी गुड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ये रहा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, असर्शन एंड रीजन। लीडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मेल टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। एंड्रोजन स्टिमुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बताइए स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले पता करो कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फिर रीजन पता करो कि क्या ये दूसरे का रीजन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं वो पहचानना जरूरी है। तो भाई हमें दिख रहा है लीडिक सेल्स का काम होता है एंड्रोजन सिक्रिएट करना, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और एंड्रोजेंस का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, जो भी एकदम सही है। विच मीन्स ए and B are correct statements and the correct explanation as well, which makes A option as the correct answer. श्रेयांश, सरताज, यश, नव्या, नवीन, अनन्या, अवंतिका, प्रिंस, सुदीप्ता एंड जिरशान। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following gets embedded in the endometrium during implantation? इम्प्लांटेशन के समय कौन इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम की लेयर में? बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस तुम एकदम हलवे की तरह कर लोगे। सब अपने मार्क्स कैलकुलेट करना कितने आ रहे हैं, और लास्ट में सब मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए पीवाईक्यूज में तुम्हारे। ठीक है, तो आंसर होगा भाई हमें पता है, इट इज ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज होता है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है, नॉट इन जाइगोट। ठीक है, विच मेक्स सी ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। सरताज, श्रेयांश, प्रिंस, जयंती, नील, सुव्रत, यश, श्रिता, अनन्या, कविशा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कौन बनाता है? मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, जाइगोट या सिनगैमी? मैंने अभी ये टॉपिक पढ़ाते वक्त बताया भी था, ये एक पीवाईक्यू है जो पूछा गया है आपके सीयूईटी में। ठीक है, जाइगोट। जाइगोट होता है बेटा वो वाइटल लिंक जिसकी वजह से एक बच्चा पैदा होता है। यश, भगत, नील, ऋतु, प्रिंस, मीठी, आस्था, देवमणि, शुभ, तनिषा एंड शिवांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन अ नेचुरल सीक्वेंस। बेसिकली ये सारे इवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं, तुम लोगों को अरेंज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा इवेंट होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो एफएसएच रिलीज होगा, फिर फॉलिकल्स बनेंगे। जब फॉलिकल्स बनेंगे फिर एलएच बहुत पीक पे आएगा, एलएच पीक पे आएगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, और ओव्यूलेशन होगा तो कॉर्पस लूटियम बन जाएगा, विच मेक्स बी ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। ये जो अंड भंड आंसर तुम दे रहे हो, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, सुव्रत, अनुश्री, यश, करुणा, उमल, सलोनी, जिया, शुभ, यश एंड लुभन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन स्पर्म दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। भाई स्पर्म के पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? यहां पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं? हेड, एक्रोजोम, मिडल पीस या टेल? फटाफट से बताएंगे, बहुत इजी है।
दैट इज नन अदर देन एक्रोसोम भाई, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एंजाइम्स भरे होते हैं, दैट इज एक्रोसोम। सरताज, नील, नव्या, आरडीएक्स, शताक्षी, यश, अवंतिका, श्रेयांश, आस्था एंड छवि। नेक्स्ट, लेयर सराउंडिंग द ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। हमें पता है भाई ये है सेकेंडरी oocyte, इसके पास होती है जोना पेलुसिडा और बाहर होती है कोरोना रेडिएटा। तो अब ये बोल रहा है लेयर्स को अरेंज करो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, दिस इज प्री विटिलाइन स्पेस, दिस इज जोना पेलोसिडा, दिस इज कोरोना रेडिएटा। तो हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा एंड प्रेविटिलाइन स्पेस, विच मेक्स इट 1, 2 and 3 CAB। क्या बात है, नील, जयंती, आस्था, देवमणि, वनी, मीठी, जतिन, प्रतीक, अंकित, सुमित, कुमार। क्या बात है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन फीमेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एक फीमेल एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है तो उसका मियोसिस बेटा रुक जाता है कौन से स्टेज पे? ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एक फीमेल पैदा होती है तो उसका मियोसिस कौन से स्टेज पे होता है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मियोसिस 2, माइटोसिस, बताइए। याद करो, जब एक फीमेल का पहला मियोसिस शुरू होता है तो वो एक स्टेज पे रुक जाता है और उसी स्टेज पे फीमेल की डिलीवरी होती है, उसी वो मियोसिस 1 कंप्लीट होता है प्यूबर्टी पे। बट जब एक फीमेल पैदा होती है तो उसका प्रोफेज 1 पे अटकी होती है। ठीक है, वाह क्या बात है, सब जानते हैं आंसर, वेरी गुड। अपनी नॉलेज टेस्ट करो, ठीक है, PYQs के जरिए। वेरी गुड, सरताज, शताक्षी, श्रेयांश, नील, नव्या, अनन्या, प्रिंस, जयस्मिता, यश, आरडीएक्स। नेक्स्ट, द हार्मोन विच एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस के अंदर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग पार्चुरेशन, वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, FSH या ऑक्सीटोसिन? चलिए फटाफट से बताइए। Oxytocin, the hormone which causes contraction in the uterus. सरताज, श्रियान, जारा, सत्यम, सताक्षी, अर्पित, अवंतिका, नील, आस्था एंड सुमित। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज ईस्ट्रस साइकिल? बेटा प्राइमेट्स दिखाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाकी दिखाते हैं दैट इज ईस्ट्रस साइकिल, मंकी, एप, ह्यूमन एंड डॉग। कौन है बताइए। That is dog and cat shows estrus cycle which makes
डी ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। सत्यम, श्रेयांश, सरताज, नील, प्रिंस, सताक्षी, अर्पित, नव्या, तनीषा, जलन। नेक्स्ट, in parturition by a complex neuroendocrine mechanism, which of the following hormone is not involved in the process? हमें बताना है पार्चुरेशन के समय या प्रेगनेंसी के समय ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका कोई काम नहीं होता। एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन या मिलानिन। बताइए बेटा, आकृति आपके पास पोल नहीं आएगा मेरा बच्चा, आप चैट बॉक्स में आंसर दोगे वो पोल कैच कर लेगा। आप चैट बॉक्स में भी आंसर दोगे, इट इज सफिशिएंट, आप आंसर दो बस। दैट इज मेलानिन। ठीक है, मेलानिन, डी ऑप्शन। मिलानिन नहीं होता है। नील, जारा, सत्यम, अवंतिका, नव्या, अद्रिका, यश, प्रिंस, सोना, सुभजीत। नेक्स्ट, यहां पे लेबल करो एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू क्या है। ठीक है, एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू क्या है। करेक्टली हमें दिख रहा है कौन क्या है। तो भाई हमें क्लियरली दिख रहा है जो W है ये बीच की लेयर है, मतलब ये मायोमेट्रियम है। Z बाहर की लेयर है, पेरीमेट्रियम है। Y जो नीचे का रीजन है यूट्रस का, कॉल्ड एज सर्विक्स, ये वो रीजन है जहां फर्टिलाइजेशन होता है, एम्प्यूला, विच मेक्स बी ऑप्शन एज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सत्यम, भीम, प्रिंस, ध्रुविका, करुणा, सुव्रत, झारा, ऋषभ, पुनीत, नम्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द स्पर्म? हेड, नेक, मिडल पीस या टेल। कौन से रीजन ऑफ स्पर्म में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं? ओ भाई कितने क्वेश्चंस बाकी हैं। इस चैप्टर से खूब क्वेश्चन पूछे गए यार पिछले 4 साल में। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मिडल पीस, इसके अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या बात है। सत्यम, सरताज, नील, जारा, श्रेयांश, अवंतिका, हर्षमिता, शताक्षी, भीम एंड नव्या। नेक्स्ट, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड्स गेट एम्बेडेड इन विच सेल्स? मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नाम होता है, ये बड़े वाले सेल्स को कहते हैं सर्टोली और इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? स्पर्म बनाते हैं। और ये स्पर्म क्या करता है? अपना सर सर्टोली सेल्स में डाल के न्यूट्रिशन लेता है, विच मीन्स सीधी सी बात है, वैसे तो आंसर हो गया हमारा सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स में जो स्पर्म होता है अपना हेड एम्बेड करके न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, ये चीज भी हमने क्लास के अंदर ही पढ़ी थी, इसलिए मैं कह रही थी पूरे चैप्टर में ध्यान और फोकस दोगे तो सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे तुम्हारे। ठीक है, कल तो सबको पता है यूट्यूब पे हमारा एक फ्री सेशन होने वाला है सफल सीरीज का। तो सफल सीरीज में मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाने वाली हूं। तो आई होप आप लोग वो वाला सेशन अटेंड करें। कल सुबह 11 बजे वो सेशन होगा। ठीक है, आई होप आप लोग वो सेशन अटेंड करें। ठीक है, द हार्मोन दैट रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस, बाय एंड्रोजेंस कौन रिलीज करता है? एंड्रोजेंस रिलीज करता है लीडिक सेल्स। तो लीडिक सेल्स के ऊपर कौन सा हार्मोन काम करता है बताइए? जीएच, एफएसएच, एलएच या प्रोलैक्टिन?
which makes LH as the correct answer. C option. ठीक है, नील, सत्यम, ज़ारा, श्रेयांश, अवंतिका, नव्या, यश, हर्षमिता, देवमणि एंड प्रिंस. Next, which of the following hormones are active during ovulatory phase of menstrual cycle? बेटा ओव्यूलेशन के समय दो ही हार्मोन्स का पीक नजर आता है. दैट इज विच हार्मोन्स? ओव्यूलेशन के समय कौन से दो हार्मोन्स पीक पर रहते हैं? कौन से दो हार्मोन्स पीक पर रहते हैं? एफएसएच एलएच, एलएच एस्ट्रोजन, एफएसएच एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. भाई दो ही हार्मोन्स पीक पे रहते हैं उस समय, दैट इज एफएसएच एंड एलएच. नेक्स्ट, द सोर्स ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ एफएसएच आर. भाई एफएसएच पहली बात तो कहां से रिलीज होता है और क्या काम करता है? एफएसएच सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कौन सी पिट्यूटरी से रिलीज होता है. एफएसएच रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, विच मींस ये और ये क्वेश्चन तो खत्म हो गए. एफएसएच कॉर्पस लूटियम बनाता है, नहीं वो एलएच बनाता है, विच मेक्स सी ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली. आ नहीं रहा है पोल, पता नहीं क्या हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड ह्यूमंस सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स मियोटिक डिवीजन व्हेन. सेकेंडरी oocyte मियोसिस कब कंप्लीट करता है? जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो जाता है, जब स्पर्म आ जाता है, या जब एंजाइम्स आ जाते हैं. कब होता है मियोसिस 2 कंप्लीट? भाई मियोसिस 2 कंप्लीट सिर्फ एक ही शर्त पे होता है, जब स्पर्म आ जाता है, विच मेक्स क्लियरली द सी ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर, बिकॉज अगर स्पर्म आएगा तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी. ठीक है, क्या बात है. सत्यम, ज़ारा, यश, आरडीएक्स, सोनम, तनिष्क, भीम, अंकित, नव्या एंड अनुश्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाय. जैसे ही बेटा ओवम के अंदर स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पे सेकेंडरी oocyte होना चाहिए था, बट अभी आपकी एनसीईआरटी अपडेट हो गई है तो हमें पता है मियोसिस 2 का कंप्लीशन होता है. ठीक है, यहाँ पे कायदे से तो सेकेंडरी oocyte लिखा होना चाहिए था, बट इट्स टोटली फाइन अगर ओवम भी लिखा है तो हमें पता होना चाहिए बस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. जनरली बिफोर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो द वुमेन इज एडमिनिस्ट्रेड प्रोजेस्टेरॉन इन द प्रोसीजर टू मेक. भाई बिफोर, हम लोग जब इम्प्लांटेशन होने वाला होता है उससे पहले फीमेल को एक इंजेक्शन लगाते हैं. क्यों? प्रोजेस्टेरॉन का, ताकि फीमेल का यूट्रस की एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव हो जाए, एम्प्यूला हो जाए, इनफंडिब्युलम हो जाए या मायोमेट्रियम. हम प्रोजेस्टेरॉन देते ही क्यों है एक फीमेल को? हम प्रोजेस्टेरॉन इसलिए देते हैं कि उसकी यूट्रस की लेयर प्रेगनेंसी के लायक बन जाए, क्योंकि यूजुअली फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है बहुत बार, उस कमी को पूरा करने के लिए, विच मेक्स एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रिसेप्टिव. तो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम लेयर को एकदम मस्त बना देना ताकि प्रेगनेंसी हो सके अच्छे से. क्लियरली, विच मेक्स ए ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर. शताक्षी, श्रेयान, ज़ारा, तनीषा, त्रिभुआ, नव्या, केसर, आरडीएक्स, हर्षमित, यश. ठीक है, वेरी गुड, डन. मुझे चैट बॉक्स में बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं. डीपीपी बेटा आज की सॉल्व कर लेना, चैप्टर को रिवाइज कर लेना, और मैं टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ भेज दूंगी. ठीक है, मीट मी ऑन CUET वाला, वहां पे बेटा हमारी कल सुबह 11 AM मैराथन है, सुबह 11 बजे कल, सफल सीरीज की, जहां पर मैं 3 चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी, पहली यूनिट का. ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग लीडर बोर्ड. सो भाई 21 क्वेश्चंस आज क्लास में किए और 21 के 21 क्वेश्चन करेक्ट थे स्वाति अग्रवाल के. देन वी हैव सेकंड पोजीशन, वी हैव देवमणि एंड सुदीप्ता. बहुत ही बढ़िया यार, दोनों के लिए तालियां हो जाएं, क्या अमेजिंग है. नील, भीमरथ, नजुक, आरडीएक्स, जिया, ऋतिक एंड अर्चना. अब तुम सोच रहे होगे कि यार सुव्रत और कहते हैं सरताज
ये लोग तो यार हर पोल में मैम फर्स्ट आ रहे थे बेटा, बट एक भी क्वेश्चन गलत आपका रैंक सीयूईटी में भी नीचे ले जा सकता है। इसलिए बेटा क्लास में सिर्फ एक पोल में टॉप करना मैटर नहीं करता, हमें सही समय पे सही आंसर चूज करना मैटर करता है। ठीक है, तो एक गाना गा देते, तुम लोगों ने कहा था गाना गाने के लिए मुझे, तो ठीक है कल हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर अब पढ़ेंगे। ठीक है, यस, तो गाना गोज लाइक, कौन सा गाना गाएं? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां, दाबे दाबे पाँव से गए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली लगा के हम तारे लगा के हम गुमसुम तराने छुप के गाए आधी आधी बात वे, आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे सीयूईटी वाला यूट्यूब चैनल पे, एंड फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर जो मैं वन शॉट प्रोवाइड करूंगी, विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडेज क्लास एंड द फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट।